हेलो जी। कैसे हो आप सब? जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी। आज गए हैं हम आज नए नए एसए को लेकर। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या करना है आज? ओके 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 ओके। यस, चलो। पिछले सेशन में हमने SA 520 कंप्लीट किया, न सिर्फ कंप्लीट किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है फॉर एग्जाम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे और सबसे इजी ऐसे, easiest and the most important essay, that is SA 500। SA 500 ऑडिट एविडेंस, जिस नाम से आपका चैप्टर 4 भी है। ऑडिट एविडेंस। चल, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? अच्छा, एक बात मैं वैसे आपको बता दूं कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंट एंड रिलायबिलिटी। जब हमने, अगर आपको याद हो कि जब हमने एक बेसिक डे स्टार्ट किया था, तब लगभग आधा देखा जाए तो ऐसे ही, बट मैंने उसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ले लिया था कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस क्या होता है। लेकिन एक बार फिर से हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भी, रीज़न बिंग क्योंकि बहुत अच्छे से हमने उस समय भी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। बट ठीक है, हमें मान के चल रहे कि हमने नहीं किया था। हमें मान के चल रहा है हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अब आगे निकलने की कोशिश करते हैं। चल, अभी ऑडिट एविडेंस होता गया, मीनिंग मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस की बात करें कि ऑडिट एविडेंस का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, कहता क्या है। तो इन नटशेल अगर मैं बात करूं कि ऑडिट एविडेंसेस वो होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो मैनेजमेंट से हमें मिलती है या थर्ड पार्टी से मिलती है। तो इंफॉर्मेशन जो है ऑडिटर गेन करता है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। उन इंफॉर्मेशंस को आधार मानकर कंक्लूजन पे पहुंचता है। और उसकी ओपिनियन जिस जिन कागजों पर बेस्ड होती है, उन कागजों को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस बोलता है। अगर इसको एक लाइन में मैं खत्म करूं, अच्छा ऑडिट एविडेंस क्या होता है भाई? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए या अकाउंटिंग रिकॉर्ड से को सपोर्ट करने वाले कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो सब क्या आते हैं, ऑडिट एविडेंस होते हैं। ऑडिट एविडेंस क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं। ऑडिट एविडेंस जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही करे। ऑडिट एविडेंस हो सकता है कि ऑडिटर के व्यू के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको कॉर्पोरेट करते हैं और ऑडिटर बोलता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑडिटर असहमत भी तो हो सकता है। तो वो भी कागज तो ऑडिट एविडेंस ही है। अगर असहमत हैं ऑडिटर उससे, तो जाहिर सी बात है अदर प्रोसीजर्स लगाकर और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा। बट ऑडिट एविडेंस होता क्या है, ये हम डिफाइन करें एक लाइन के अंदर कि ऑडिट एविडेंस में भी, साथ साथ लिख लेना। ऑडिट, दो बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। ऑडिट एविडेंस में बी डिफाइंड may be defined as the information as the information as the information used by the auditor in arriving conclusions, in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस को इस तरीके से डिफाइन किया है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए, जिन पर आधारित ऑडिटर का ओपिनियन होता है, उसे हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। अब आगे बात करें, एक बात और कर देते हैं। इट इंक्लूड्स, डेफिनेशन अभी खत्म नहीं हुई है। इट इंक्लूड्स
It includes both the informations containing in the accounting records जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता रहे हैं एंड अदर इंफॉर्मेशंस। अब हम बोल सकते हैं कि आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। इट इंक्लूड्स बोथ, मतलब इसमें दोनों चीजें शामिल होती है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन रिकॉर्ड्स के आधार पर उन्होंने प्रिपेयर किया है, तो वो अपने आप में हमारे लिए ऑडिट हम वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए एविडेंस बन सकती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि अदर इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। अदर इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है डिसीजन ले रही है, डिसीजन ऐसे नहीं ले लेती कंपनी, उनके मीटिंग होती है, मीटिंग में सब लोग आके रिजोल्यूशन पास करते हैं और फिर होती है, जब वो चले जाते हैं तो फिर एक मिनट्स रेडी किया जाता है, तो मिनट्स में सारांश लिखा जाता है, समरी लिखी जाती है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन उपस्थित हुआ और डिसीजन किस तरह से लिया गया। तो मिनट्स का जो कागज है वो ऑडिटर के लिए एविडेंस बनता है। तो ये अदर इंफॉर्मेशन जो उसको सपोर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो इन्फॉर्मेशन भी ऑडिटर के काम की होती है एज एन ऑडिट एविडेंस, जिनको पकड़ कर वो कंक्लूजन की तरफ जाता है और उसकी ओपिनियन जिन जिन पर आधारित होती है। बात समझ, चलो इसको मैं बाइफरकेट करके दो टुकड़ों में तोड़ ही देता हूँ। इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ जी। ये हो गए इसके दो टुकड़े डेफिनेशन में। पहला हो गया जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और दूसरा हो गया जी अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स क्या क्या होगा जी इसमें, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी इसमें, अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, लेजर्स होंगे, जनरल होंगे, रिसीप्ट्स होंगी, बिल बुक होंगे, आपके इनवॉइसेस वगैरह होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कोई अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में वो होगा। भाई जैसे रेंट दिखा रखा है 50,000 रुपये महीना, तो ऑडिटर बोलेगा कैसे यकीन करूं 50,000 रुपये है कि सर ये बैंक स्टेटमेंट, ना ना वो तुमने दिया है वो ठीक है, लेकिन यकीन कैसे करूं कि सर हमारे इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे दो। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देकर अकॉर्डिंगली वो ऑडिटर उसके ऊपर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ, साथ साथ लिख लो रे, कुछ भी नहीं है इसमें डिस्कस करने जैसा। रिकॉर्ड्स of initial accounting records of initial accounting entries and supporting records, जैसे चेक हो गया, सपोर्टिंग रिकॉर्ड चेक हो गया, ईएफटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर, आजकल ईएफटी ही आप ज्यादा देख रहे हैं, फोन पे हो जाता है, तो भैया ठीक है वो कागज हमें दिखा दो, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, यूपीआई से आपने पेमेंट किया है, बड़ी अच्छी बात है। इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्स, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं, ये सब क्या है यार, ये रिकॉर्ड को सपोर्ट करने वाले कागज हैं। ठीक है, लेजर, जर्नल्स, एंट्री एंड एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो उसका हिस्सा नहीं बनाया इन्होंने, तो अपन देखेंगे कि क्यों नहीं बनाया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, एंट्रीज का हिस्सा नहीं है। वर्कशीट्स, एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट लिख दूं मैं इसको, स्प्रेडशीट, सपोर्टिंग कॉस्ट allocations, कंप्यूटेशन,
रिकंसिलिएशन, डिस्क्लोजर्स, ETC। ये मैंने इतने सारे नाम इसलिए लिख दी ताकि आपको एक दो भी याद रह जाए तो बहुत है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को लेकर कि भैया ऑडिट एविडेंस में क्या क्या होता है। भाई साहब ऑडिट एविडेंस क्या होता है भाई, जिन पर आधारित हमें अपनी ओपिनियन फाइनल करनी है, कंक्लूजन पे पहुंच के और अपनी ओपिनियन देनी है। अच्छी बात है। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या शामिल है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भाई साहब शामिल है रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज इन सपोर्टिंग रिकॉर्ड। जैसे सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं तो उसके सामने पेमेंट की लेन देन हो रही है, तो चेक पे किया, कैश किया या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किया, वो हमारे लिए ऑडिट एविडेंस होगा। इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्स, ये हमने बात किया। लेजर, जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्कशीट यानी कि एक्सेल शीट पे अगर किसी भी तरह की वर्किंग भी है तो वो वर्किंग भी हमारे काम की है, चाहे उसमें सिर्फ कंप्यूटेशन हो या कॉस्ट एलोकेशन दिखा रखा हो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन तो समझते हैं आप, बैंक रिकंसिलिएशन होता है, डेटर का भी होता है। अगर डिफरेंस पाया जाता है तो रिकंसाइल करने के लिए कोई एंट्री गलती से चूक जाता है तभी तो रिकंसाइल नहीं हो पाता है, बराबर नहीं हो तो रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसका बहुत। तो BRS जो है हमारे लिए ऑडिट एविडेंस की तरह काम करता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ETC। अदर्स के केस में बात करें तो अदर्स में 2-3 एग्जांपल लिख देते हैं जो इंस्टीट्यूट को पसंद है। पहला एग्जांपल इंस्टीट्यूट को पसंद है भाई साहब, मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने बात किया, साथ साथ लिख लो। दूसरा रिटर्न कंफर्मेशन, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, थर्ड पार्टी से जब हम कंफर्मेशन लेने जाते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं है ना, हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहे हैं। ऐसे 505 कंफर्मेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टी या थर्ड पार्टी, और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं डिटेल में SA 505 के अंदर। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आती है मैनुअल्स। वेरी गुड। मैनुअल्स क्या है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि इनकी प्रोसेस कैसे होने वाली है। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो पूछेगा कि भैया 50,000 का खर्चा क्या ऑथोराइज है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ सर ऑथोराइज है। किसने ऑथोराइज किया, ये रमेश भैया ने किया। वो पीछे देखा रमेश कौन है, PN है। क्या PN कर सकता है क्या ये सब ऑथोराइज, नहीं। तो उसके लिए आपको मैनुअल पढ़नी पड़ेगी कि कितने एक्सपेंस को लेकर ऑथोराइजेशन किसके पास है। जैसे मान लो कि साल भर में 10,000 रुपए महीने तक का कोई चाय पानी ये वो खर्चा होगा, वो पियोन के पास ही ऑथोराइजेशन है, वो कर सकता है। चाय पानी ऑफिस में ला कर देना तो वो लास्ट में बिल लगाता है, ले लेता है। लेकिन अगर कुछ 50-60 हजार का खर्चा है तो PN से उठ के मैनेजमेंट लेवल पे जाएगा। तो सब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा, उनका मैनुअल पड़ेगा, उनका प्रोसीजरल पड़ेगा, उसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन पड़ेगा कंपनी के, और वो कागज जो है सपोर्ट करेंगे ऑडिट करने के लिए, ऑडिट एविडेंस बनेंगे कि प्रॉपरली ऑथराइज है कि नहीं है कागज। ठीक है। मैनुअल्स कंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनुअल से नजर आता है, उसको प्रोसेस पूरी समझ में आती है कि किस अधिकारी का क्या ड्यूटी है, क्या जॉब है। तो अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ या बदमाशी पकड़ में आती है तो एटलीस्ट ऑडिटर उस अधिकारी का नाम TCWG को बोल तो सकता है कि गड़बड़ यहाँ चोरी कहां पर हो रही है, कौन बदमाश बंदा बैठा है। मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ETC। ठीक है। तो ये आपका अब ये पूरा होता है भाई साहब कि ये ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के अंदर ये दोनों चीजों को शामिल करके एक 3 नंबर का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑडिट एविडेंस से आप क्या समझते हैं, और ये डेफिनेशन बताओ, और डेफिनेशन को थोड़ा सा एलोबरेट करो। तो जब एलोबरेट करने का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट एविडेंस, एलोबरेट। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, एलोबरेट करो। तो फिर ये प्लस आप चाहो तो साथ में ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, बट 3 नंबर के लिए जितना मैंने डिस्कस किया मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लिखने के लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो सूरमा हूं, मैंने करना ही 80 का अटेम्प्ट है तो इसी में 20 का लिख के आऊंगा, भाई लिख के आया यार, क्या चक्कर है उसमें, दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अपन तेरे साथ खड़े। ठीक है, अब हम तेरे को 80 में भी पास करा देंगे, बट क्या है कि सामने वाला भी थकना नहीं चाहिए ना, चेक करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ओके। अब बात आती है, ये पहला क्वेश्चन हो गया थी खत्म कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन है
टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, अरे ये बड़ा मजनू है यार, ये भी देखना आप, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, बहुत मजनू टॉपिक है, बहुत ज्यादा मजनू। साथ साथ फोटो बना लो। ऑडिट एविडेंस यहाँ पे दो तरीके के बताए जी आपको इंस्टीट्यूट ने, डिपेंडिंग ऑन नेचर, ऑन द बेसिस लिख दूं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेचर के आधार पे इन्होंने बताया जी तीन होते हैं, नेचर के आधार पे इन्होंने बताया तीन होते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं? पहला इन्होंने बताया जी विजुअल होता है, दूसरा इन्होंने बताया जी ओरल होता है, और तीसरा इन्होंने बताया जी डॉक्यूमेंट्री होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इन्होंने दो ही बताया जी, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है जी एक्सटर्नल सोर्स। साथ में फोटो बना लो, साथ में फोटो फोटो बना लो। हो चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ, ऑडिट देखते ही भाग जाओ, ऐसा ना करो, बहुत आसान है। चल ध्यान से सुनो। विजुअल, विजुअल ऑडिट एविडेंस की अपन बात करें तो विजुअल मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है, तो पहला नेचर है विजुअल। विजुअल मतलब देखा, देख के क्या एविडेंस मिला आपको? देख रहे हो आप, देख रहे हो कोई कुछ यस, देख के एविडेंस मिलता है। विजुअल का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन से है। यहाँ पर विजुअल का मतलब किससे है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस चीज का करते हैं अपन एज एन ऑडिटर? अपन करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री का, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, चाहे वो इन्वेंट्री हो या फिर वो फा हो, फिक्स एसेट हो। भाई एज एन ऑडिटर आप क्या कहे, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि यार इन्वेंट्री जितनी आप बता रहे हो उतनी है कि नहीं, तो आप जाओगे और बोलेगे मेरे सामने काउंट करके दिखाओ, तो जब वो आपके सामने काउंट कर रहे हैं तो यू आर सीइंग ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको विजुअलाइज कर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो? देखकर। तो ये देखकर जो एविडेंसेस कलेक्टेड होते हैं इन्हें विजुअल ऑडिट एविडेंस बोलते हैं, और 99% केसेस में ऑडिटर ये करता ही है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का भाई आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप किसी ऑयल कंपनी या ऑयल कोई भी फर्म है उसके अंदर आप काम करने का, तो ऐसा थोड़ी तेल में हाथ डाल डाल के चेक करोगे और ऐसे चाटोगे, ऐसे साफ करोगे कि यार ये तो मेरे तो तेल ही लग गया सारा। नहीं, स्टाफ को बोलोगे भैया ऐसे काउंट करो, कैसे करते हो? तो वो बोलेंगे सर देखो एक ड्रम के अंदर इतना लीटर है। अच्छा रुको एक मिनट, एक ड्रम का वजन करके दिखाओ, कि सर कर दिया, अपन ने उसको चेक करके लिख लिया कहीं। उसके बाद उसको बोला नंबर ऑफ ड्रम गिनो, उसने नंबर ऑफ ड्रम गिन दिए। आपने दो चार ड्रम क्या है हिलाकर देख लिए, क्या हिलाकर देखे आपने? दो चार ड्रम की यार फुल भरे हुए हैं ना, कोई खाली तो नहीं है, चेक टेस्ट बेसिस पे। तो उससे बोला आपको समझ में आ गया कि हाँ नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि वो सारा का सारा वो किस तरीके से काउंट कर रहा है, फिजिकल काउंट, वो तरीके को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, उससे एक कागज बनवा के ले लेंगे मैनेजमेंट से कि भैया ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर के सामने हुआ है, ऑडिटर के सामने हुआ, ऑडिटर ने विजुअलाइज किया है। एक दूसरा दूसरा होता है जी आपका ओरल। ओरल क्या होता है? सीधी सी बात है, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहला कदम क्या उठाते हो? भाई आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप एज एन ऑडिटर ऑडिट करने गए और आपने देखा कि भैया रेंट अग्रीमेंट दिखा रहा है 50,000 रुपए महीना, जबकि आप पे कर रहे हो, आपकी कंपनी पे कर रही है 70,000 रुपए महीना, पार्टी भी वही है। तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भैया रेंट अग्रीमेंट तो 50,000 रुपए बोल रहा है और तुम दे रहे हो 70,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो।
तो यार ये डॉक्टर बोलेगा तुमको यार 20,000। तो अच्छा, ये जो हम पहले हम सोचेंगे, सोचने के बाद बोलेंगे, बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? मैनेजमेंट से। यानी कि मैनेजमेंट से जब भी डिस्कशन होता है, डिस्कशन के आधार पर जो भी उनके जवाब आते हैं, दीज आर ऑडिट एविडेंसेस फॉर अस। डिस्कशन विद मैनेजमेंट साथ साथ लिख लो। डिस्कशन विद मैनेजमेंट या वेरियस ऑफिसर्स, स्टाफ मेंबर्स। यहां से हमको ये लोग क्या बना के दे रहे हैं? यहां से हमको एक कागज उठा के दे रहे हैं। कागज उठा के मतलब एविडेंस उठा के दे रहे हैं। लेकिन क्या ये अपनी बात से मुकर सकते हैं? बिल्कुल मुकर सकते हैं। तो क्या रिलायबल है? रिलायबल, लेस रिलायबल बोलेंगे, विश्वसनीय नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों की जबान में खुदा बोलता है, लेकिन ये लेस रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि बंदा बात से मुकर सकता है। मोर रिलायबल क्या होता है? रिटर्न। लेकिन एक टाइप तो हो गया ये। और मोर रिलायबल पे आ जाओ, ये रहा नीचे डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है जी? तीसरा, साथ साथ लिखते जाना। ये क्या होता है जी? ये रिटर्न फॉर्म में होता है। रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, कंपनी ने बोला हमने वहां पे बैंक में इतना एफडीआर करा रखा है, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा है ना आपने, हमें उसकी रिसिप्ट दिखाओ, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। रेंट एग्रीमेंट दो, कागज दो। हाँ, कंपनी ने क्या कर रखा है? कर्ज ले रखा है, अच्छी बात है। लोन एग्रीमेंट का एक कॉपी हमको भी दे दो। लॉन्ग दिए हैं, लोन एग्रीमेंट है जी। सेल्स बिल वगैरह ये वो। तो जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हो, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ओरल डिस्कशन विद मैनेजमेंट, अदर स्टाफ मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। और नंबर वन, विजुअल। विजुअल में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ, जो फिजिकल काउंट होता है, फिजिकल काउंट होता है तो स्टाफ पर नजर रखता है और चेक करता है कि किस तरीके से जांची जा रही हैं चीजें। तो ये हो जाता है आपका ये वाला टाइप। अब आते हैं इधर सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑडिट एविडेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या है और एक्सटर्नल क्या है समझते हैं। देखना, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है कि इट ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तैयार किया गया है, इट इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड, या originates within the organization तो इस तरह के एविडेंस को अपन क्या बोलेंगे? इंटरनल। इंटरनल मतलब जो मैनेजमेंट ने खुद ने तैयार करके हमें दे दिए, जनरेट करके हमें दे दिए। तो क्या ये यार ये तो कुछ भी बना के दे सकते हैं, ऐसे कैसे कुछ भी दे देंगे? डंडा इन पे पड़ेगा। लेकिन जहां डंडा नहीं पड़ेगा वहां वहां मूर्ख बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऑन द अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल कंपेरेटिवली, एक्सटर्नल कंपेरेटिवली मोर रिलायबल होंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या लेना ऑडिटर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, वो तो जो सच्ची सूचना है वो आपको देके फ्री हो जाएंगे। भाई कौन किसी के पचड़े में पैर फंसाएगा? तो एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल सोर्सेस। तो क्या इंटरनल सोर्सेस रिलायबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अच्छे हैं, यानी कि इनको गड़बड़ करने का मौका ही नहीं देते, जो गड़बड़ करता है लात मार के बाहर निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिट एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन के आएंगे। लेकिन उसके पीछे की खास बात क्या है भाई साहब? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मजबूत होना चाहिए। अगर कंट्रोल सिस्टम मजबूत है तो इंटरनल भी एज रिलायबल एज एक्सटर्नल हो सकता है। लेकिन जब बात करें कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हर सूरत में एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है, एक्सटर्नल सोर्स जो है, वो हमेशा मोर रिलायबल देन इंटरनल सोर्स माना जाता है। और ये सच भी है और ठीक भी है, बराबर है। इसके एग्जांपल्स एक दो लिख लेते हैं इंटरनल के, साथ साथ लिख लेना रे, साथ साथ लिख लेना। इंटरनल के एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं जी। जैसे सेल्स इनवॉइस,
सेल्स इनवॉइस, चलान्स, नोट्स, डेबिट क्रेडिट नोट वगैरह कुछ, गुड्स रिसीव नोट, ईटीसी डाल देता हूं मैं, ठीक है। नोट्स में मैंने डिटेल में देके रखा है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? द एविडेंस ओरिजिनेट्स आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। कितना आसान है, एक्सटर्नल सोर्स की डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं एक लाइन में। ओरिजिनेट्स यानी कि प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड outside, prepared and maintained outside the clients, outside the clients, outside the clients organization। तो इसमें क्या हो गया जी आपका एग्जाम्पल, बैंक स्टेटमेंट बैंक से मिला, डेटर्स या क्रेडिटर्स कंफर्मेशन, 505 ETC। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, ये कहानी हो जाती है यहाँ पे खत्म। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि भैया पहले अपन इसको शुरू से देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक बार 4 नंबर में पूछा गया है कि बताओ बच्चों, बताओ ऑडिट एविडेंस किस टाइप। आप सोचो ना कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आ गए तो आप तो पगला जाओगे एकदम, यार ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपकी लॉटरी, ओ रुक रुक भाई रुक, आपकी लॉटरी लग जाएगी। चलो, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। विजुअल के अंदर हमने बात किया, फिजिकल वेरिफिकेशन ध्यान रखना है, देखा ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, फिजिकल वेरिफिकेशन और फिजिकल काउंट done by staff is a evidence for is an example of visual evidence, audit evidence. Oral discussion with management, discussion with the staff and other officers, oral। डॉक्यूमेंट्री रिटर्न या प्रिंटेड फॉर्म में होता है और ये कंपैरेटिवली मोर रिलायबल होता है देन ओरल, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट हो गया या फिर लोन एग्रीमेंट हो गया, ईटीसी लगाना भूल गया था, ईटीसी ले लो जी, ठीक है। दूसरा ऑन द अदर हैंड आता है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल मतलब होता है कि तैयार मैनेजमेंट ने किया और उसका मेंटेनेंस भी मैनेजमेंट देख रहा है, तो यार उसके अंदर गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है क्योंकि मैनेजमेंट ही तैयार करके जो कागज देगा। हमने माल बेचा, जब हमने माल बेचा तो सेल्स इनवॉइस हम ही ने तैयार की, तो बढ़ा के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमने माल खरीदा तो परचेज इनवॉइस वहां से आ रही है, तो दैट इज एन एक्सटर्नल एविडेंस। तो उस पे हम रिलाय कर सकते हैं, एज एन ऑडिटर रिलाय कर सकते हैं कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला क्यों गलत बना के थे, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के अंदर अपन ने बात किया रिलायबिलिटी को लेकर, तो इंटरनल सोर्स आर कंपैरेटिवली लेस रिलायबल देन एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स विल बी मोर रिलायबल as external if internal control system not only exists there but working effectively। अगर मान लो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम न सिर्फ वहां पर है बल्कि अच्छे से काम भी कर रहा है, यानी कि कंट्रोल मतलब स्ट्रिक्ट हायरिंग एंड फायरिंग सिस्टम है। कोई गड़बड़ किया उठा के लात मारो, जीरो टॉलरेंस लेवल। अगर जीरो टॉलरेंस लेवल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, गड़बड़ को उठा के सीधा बाहर फेंकेंगे। तो वहां पर कंट्रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। कंट्रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो जो कागज इंटरनली भी हमें मिलेंगे ना, हम उस पर भी ट्रस्ट कर पाएंगे। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हमने बोला एक्सटर्नल सोर्स है तो चिंता ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स में भी चिंताएं हो सकती हैं। ऑडिटर को अलर्ट रहना है, स्केप्टिसिज्म, उसने दे दिया मतलब सब सही है, सब बराबर सब बराबर, ऐसा नहीं सोचने का रे। यहां पर देखो रे देखो, यहां पर अपने को क्या देखना है कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इंडिपेंडेंट पार्टी होना चाहिए।
अगर वो कनेक्टेड विद मैनेजमेंट है, या वो कोई एसोसिएटेड पर्सन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम कागज मांगेंगे, वो मैनेजमेंट को फोन करेगा, तुम्हारे ऑडिटर ने कागज मांगा, मैनेजमेंट ने बोला ऐसा कागज बना के दे दे। अगर वो एसोसिएटेड है, वो कनेक्टेड विद मैनेजमेंट है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी अगर नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा कि यार ऑडिटर जो है, ऑडिटर को जो कागज मिलेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, नंबर वन। दूसरी बात आता है इनडायरेक्टली। भाई ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट हमें थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना है, तो हमें उनके एड्रेस दे दो। तो मैनेजमेंट ने बोला बिल्कुल सर, आप उनसे आप कंफर्मेशन ले लो, लेकिन क्या होगा सर, हमारी रेपुटेशन बाजार में खराब होगी। तो आपको क्या चाहिए, आप हमें बताओ, हम आपको मंगा के दे देते हैं। हमने बोला नहीं सर, हम ही मंगा ले। अरे सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको क्या चाहिए सर, आप बोलो, हम आपको मंगा कर देते हैं। उसकी मीठी मीठी बातों में फंस मत जाना। हमें क्या लगेगा, यार अपना आधा काम तो भाई कर रहा है, लेकिन ये जो भाई है ना, वहां से जो कागज एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगा वो मैनेजमेंट के पास आएगा, फिर मैनेजमेंट उसे मैनिपुलेट करके आपके हाथ में देगा, तो ये एक्सटर्नल कम और इंटरनल ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हो, ये ली अलग से क्यों जा रहा है, इनडायरेक्टली अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू कैन ट्रस्ट। आपको क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर विजिलेंस लेवल, ग्रेटर विजिलेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा बाय ऑडिटर, यानी कि अलर्ट रहो। संभावनाएं बढ़ सकती हैं, यहां से कागज आए, गलती होने की संभावनाएं यहां पर भी बराबर तरीके से बनी हुई हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स पर अलग से एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, और उसमें बोला इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स को बताओ, यानी कि सोर्सेस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेन, इलोबोरेट। तो फिर हमने इलोबोरेट किया भाई साहब, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो होता है वो मैनेजमेंट ही प्रिपेयर और मेंटेन करता है, ओरिजिनेट भी वही करता है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे सेल्स इनवॉइस, चालान, सेल्स जो इनवॉइस से संबंधित चालान होते हैं, तमाम तरह के कागज। एक्सटर्नल होता है जी थर्ड पार्टी से, इट ओरिजिनेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि डेटर क्रेडिटर के बैलेंसेस का कंफर्मेशन 505 बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा ज्यादा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको रटे हुए हैं, तो ज्यादा नई चीज डालने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू राइट, आपको नोट्स में सब मिलेगा। अब हम बताएंगे साहब, अब इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर हल्का सा डिफरेंस बता देंगे कि ये मोर रिलायबल होता है और ये लेस रिलायबल होता है। ये मोर रिलायबल क्यों होता है, क्योंकि भैया ये बाहर बना है। ये लेस रिलायबल क्यों होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में बना है। दूसरी बात, इंटरनल भी मोर रिलायबल हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हों, ना सिर्फ हों बल्कि इफेक्टिवली काम भी करते हों। ये भी हो गई बात। चलो, एक्सटर्नल सोर्सेज हमेशा मोर रिलायबल होंगे? नहीं सर, उसमें भी देखना पड़ेगा कि अगर जो एक्सटर्नल सोर्स है, किस सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सोर्स नॉलेजेबल भी है कि नहीं। ये पॉइंट भी तो मैं लिखना भूल गया, नॉलेजेबल होना भी जरूरी है, उसको ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर वो नॉलेजेबल नहीं है, वो क्लाइंट जिससे हमने सूचना मांगी, तो एक्सटर्नल पे विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनडायरेक्टली अगर हमने ऑब्टेन किया है, इनडायरेक्टली मतलब मैनेजमेंट के थ्रू हमारे पास रूट होकर आ रहा है, या हमने इंटरनल ऑडिटर को बोला कि इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके हमें बताओ ना, तो फिर इंटरनल ऑडिटर ने बोला यार इससे बड़ा पागल कौन होगा, मैं तो इसको मैनिपुलेट कर दूंगा अगर मेरी गड़बड़ पकड़ में आ गई तो। उनने मैनिपुलेट करके दे दिया। तो SA 505 अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रिक्टली बात किया था, उसकी डेफिनेशन में लिखा था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से डायरेक्टली, SA 505 में लिखा है स्पष्ट कि डायरेक्टली ऑब्टेन करना, क्योंकि इनडायरेक्टली आएगा ना तो चेंज होके आएगा बाबू।
और तीसरी और आखिरी बात, इंडिपेंडेंट पार्टी, बिल्कुल वो किसी तरह के दबाव में ना हो, किसी से लोन किसी तरह के एसोसिएशन में ना हो, चाहे एसोसिएट कंपनी हो सकती है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी हो सकती है। अगर कोई बेसिक फर्म है तो उसके चाचा जी की दुकान है, तो चाचा जी तो वैसा कागज बना के देंगे ना कि चाचा आने वाला ऑर्डर, क्वेश्चन मांग रहा, क्वेश्चन है, एक काम करो कागज बना के दे दो, कागज। तो चाचा बोलेगा कहाँ बनाना, हम बना के दे रहे हैं, हम बना के दे रहे हैं, अपने लेटर हेड पे प्रिंट मार के दे दो, तैयार भी मैनेजमेंट करके दे रहा है चाचे को। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बराबर है क्या? ओके। अब हम आते हैं ऑडिटर के ऑडिट एविडेंस के ऑब्जेक्टिव्स पर। हाँ सर, ये एक बार दिखा दो। चलो मैं दिखा रहा हूं, इसको आप लिख लो, मैं सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा आपको। इसको फुल स्क्रीन पर कर देता हूं, 1 सेकंड बस, उसके बाद मैं हटा रहा हूं इसको ना। चलो जी, चलो जी, आई गेस मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसे लिख चुके होंगे। मैं आ जाता हूँ वापस आपके सामने। यस, चलो सुनो। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अगेन एक छोटा सा टुकड़ा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट एविडेंस SA 500 का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? क्यों बना दिया इन्होंने ये ऐसे? अकॉर्डिंग टू, पहले मैं हेडिंग डाल दूं इसका जी। SA 500 कह रहा है भाई साहब कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि ऑडिटर का ड्यूटी है कि डिजाइन करे और परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर, ताकि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाए, ताकि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर पाए टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन। तो 3 बातें हैं, ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल डेफिनेशन पकड़ के चलना। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इस SA के अंदर ये बताया है कि भैया ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, ऑडिट प्रोसीजर्स बनाए, डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। चलो किया, उससे क्या होगा? ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑब्टेन कर लिए। उससे क्या होगा? उससे होगा कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे जिस पर आधारित आपका ओपिनियन होगा। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एज पर SA 500 ऑफ एन ऑडिटर। देखो, मैं इस लाइन को तोड़ के लिख रहा हूँ, ये लाइन बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आगे चीजें बन के निकलने वाली हैं। तो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिखो। द ऑब्जेक्टिव in accordance with SA 500. The objective of the auditor is to design and perform audit procedures in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence, to obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion.
The objective of auditor is to design and perform audit procedure. नंबर वन, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया ऑडिट प्रोसीजर जो है डिजाइन करो और परफॉर्म करो। नंबर वन, ऐसे करो कि ऑडिटर ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ऑब्टेन कर पाए जी? सफिशिएंट, साई साई को मैं इधर पूरा लिख दे रहा हूं एक बार, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको हम क्या बोल देते हैं जी? साई। और अब से नहीं, जब से पत्थर से आग जला रहे हैं ना, तब से अपन यही बोलते जा रहे हैं कि साई ऑब्टेन करो। इससे क्या होगा भाई? उससे आप ड्रॉ कर पाओगे रीजनेबल कंक्लूजन जिस पर आधारित आपकी ओपिनियन होने वाली है। तो भैया आपके ऊपर डंडा नहीं बरसेगा कि ऑडिटर तूने क्या करा, ढंग से देखा नहीं देखा, ये सारी कहानियां। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑल्सो। देखो, हमने ऑडिट एविडेंस स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा ऊपर से आ रहा हूं। देखो, ऑडिट एविडेंस हमने स्टार्ट किया, और ऑडिट एविडेंस हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आए। और डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि ऑडिट एविडेंस में बी डिफाइंड एज अ इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? यूज बाय द ऑडिटर अराइविंग एट कंक्लूजन, जिस पर बेस होगी उसकी ओपिनियन। बड़ी अच्छी बात है। इन इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन भी शामिल है, और फिर हमने उसको डिटेल किया। इसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए कि टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। भाई साहब बहुत आसान था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के हिसाब से अपन ने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया। उसके बाद हम नीचे आए जी। नीचे आने के बाद फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन किया। और ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन सीधा सीधा दो काम करने को बोल रहा है ऑडिटर को। वो क्या कह रहा है कि ऑडिटर तो डिजाइन कर और परफॉर्म कर ऑडिट प्रोसीजर। यानी कि अगर इस एसए का ऑब्जेक्टिव ऑडिटर को ये कहने का है तो इस चीज से बिल्कुल आप परहेज मत रखिएगा कि यही एसए आपसे पूछने वाला है प्रोसीजर्स के बारे में। ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर जितना डिस्कशन होने वाला है यहां होने वाला है। और दूसरी बात क्या कि सफिशिएंट, उसका ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि परफॉर्म करे ऑडिट, डिजाइन एंड परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरीके से कि हम साई कलेक्ट कर पाए। तो साई के ऊपर बात इसी में होने वाली है इस एस्से के अंदर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसके ऊपर हम बात कर पाए। क्यों? टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू द बेस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन। अपनी ओपिनियन का जो इनका जो आधार बनता है वो उस आधार पे, यानी कि बेसिकली बात करें SA 500 ना दम लगा के बात करता है साइन के ऊपर और दम लगा के बात करता है ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। जैसे ही इन दोनों के ऊपर वो बात कर लेगा ना, ये मान के चलना ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म, आधे से ज्यादा लगभग 80% ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर पुच्चू पुच्चू सी बातें होंगी, तो पुच्चू पुच्चू सी बातें में तो मजा करेंगे, है ना। चलो, अब ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अच्छा, चार्ट बनाना है, ये लिखना है आपको। जिसको लिखना है मैं फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फटाक से लिख दो इसको, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू जस्ट गो फॉर इट। कर लो, आपको जैसे करना बाबा। चलो, मैं इसको, अब मैं आपके सामने वापस आ गया हूं। अब मैं इसको ना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट को अपन थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा खत्म कर। बहुत आसान सा है। एक अलग से शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैं देखो ये शॉर्ट नोट बोल रहा हूं ना, तो ये मान के चलना कि अगर कोई फ्लैट क्वेश्चन आता है इसमें से तो एज इट इज, और अगर केस स्टडी बनती है तो आपके लिए लॉटरी होगा, क्योंकि केस स्टडी में ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ डिसाइड करना पड़ता है। आपको ज्ञान होना चाहिए, जवाब अपने आप क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है। तो दैट विल बी ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर यू अगर वो केस स्टडी दे देते हैं तो। अब बात करते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। दो बातें बात कर रहे हैं भाई साहब। ये ऑडिट एविडेंस जो है सफिशिएंट होना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यहां पर सफिशिएंट का क्या मतलब है? सफिशिएंट का मतलब इन्होंने बोला क्वांटिटी से भाई साहब, और अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी से है भाई साहब। तो सफिशिएंट है कि नहीं, ये किन बातों पर निर्भर करेगा हम अपन बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का।
4 मार्क्स का सफिशियंसी के ऊपर अलग से क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का अप्रोप्रिएटनेस पर अलग से क्वेश्चन होता है, इनके जो आगे टुकड़े आएंगे उन पर फर्दर अलग से क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, चलो सफिशिएंट क्वांटिटी, ओके। अब जरा ध्यान से समझना, ऑडिटर क्या करने वाला है, कागज इकट्ठे करने वाला है। और कागज की जब हम बात करते हैं तो कितने कागज इकट्ठे, जैसे आता है ना कितने एविडेंसेस चाहिए, यानी कि क्वांटिटी की बात होती है यार, उतने मेरे लिए सफिशिएंट मैं मान लूंगा कि जब मैं इन पर डाउट करना बंद कर दूं। जैसे मान लो कि मैं सेल्स की या किसी भी पर्टिकुलर एसेट का, इन्वेंट्री का, किसी की भी जांच कर रहा हूं, एसेट का वैल्यूएशन व्हाटएवर इट इज, मैं जांच कर रहा हूं, डेटर का जांच कर रहा हूं, कुछ भी। मैंने क्या किया, मैनेजमेंट से सवाल किया, मैनेजमेंट ने मुझे कुछ एक जवाब दिया, वो जवाब था मान लो ए। मैनेजमेंट ने मुझे क्या आंसर किया, ए। फिर मैंने क्या किया, ऐसी जूनियर स्टाफ से भी पूछा, उन्होंने भी मुझे आंसर किया ए। मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, उसने भी आंसर किया ए। यानी कि जब आंसर्स की कंसिस्टेंसी आ जाती है, अगर आंसर जो मुझे मिल रहा है, यानी कि मुझे जो जवाब मिल रहे हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहे हैं एक के पीछे एक, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर रिलाय करूंगा। जैसे ही रिलाय करूंगा, अब उस केस में मैं ज्यादा कागज इकट्ठे नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? मैंने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने बोला ए। मैंने स्टाफ से पूछा, उससे बोला सर किसी को बताना मत, पर इसका जवाब तो बी है, उससे जवाब दे दिया बी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया, वो तो कह रहा है यार भाई बी भी है और सी भी है, ये तो बी सी है। यानी कि कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, यहां पर ऑडिटर 3 एविडेंस में काम हो गया उसका, लेकिन अगर उसको जवाब में इनकंसिस्टेंसी मिलती है, कोई क्या आंसर कर रहा है, कोई क्या आंसर कर रहा है, तो ऑडिटर एक एडिशनल प्रोसीजर अपना कर एडिशनल एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, गेन करेगा, ऑब्टेन करेगा कि नहीं करेगा। एज एन ऑडिटर आप होते तो क्या करते कि यार यहां से तो मेरे को जवाब ये मिला, यहां से जवाब ये मिला, यहां से ये जवाब मिला, और तीनों एक ही बात कर रहे हैं, चलो मैं रिलाय कर लेता हूं और कागज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, हम 3 में मान गए थे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी मिल रही थी हमें। अगर एविडेंसेस के अंदर हमें क्या मिल रही है, कंसिस्टेंसी। इन रिप्लाई फ्रॉम एवरी पर्सन या पार्टी, पार्टी नहीं होता, पार्टी होता है। अगर कंसिस्टेंसी मिल रही है आंसर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक सीमा के बाद जाकर बंद कर देंगे। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट है, प्रैक्टिकली सोचो, किसी ने बोला ए, दूसरा कह रहा है बी, तीसरा कह रहा है बी, चौथा कह रहा है बी सी, पांचवा कह रहा है ए बी, यानी कि इनकंसिस्टेंसी जब जवाब में मिल रही है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम और एडिशनल प्रोसीजर, एडिशनल थंगाबली, अपन क्या करेंगे, बहुत सारे कागज इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है कंसिस्टेंसी होगी जवाब में। कंट्रोल्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंसी होगी जवाब में, तो कंपैरेटिवली लेस ऑडिट एविडेंस ही सफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं है, जब अच्छे नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंसी आएगी जवाब में। इनकंसिस्टेंसी आएगी, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस सूरत में ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स अपना के थर्ड पार्टी से भी क्या करेगा, कंफर्मेशन मांगने की कोशिश करेगा, या फिर और कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू विद द सॉफ्टवेयर, वो कोशिश करेगा कि यार मैं इसके नतीजे तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो उस सूरत में सफिशिएंट यानी कि क्वांटिटी जो होगी, यानी कि हमें वो सफिशिएंट तब लगेगा जब उसकी बहुत सारे कागज इकट्ठे कर लिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं रिगार्डिंग सफिशिएंट, ध्यान से सुनना। अभी सफिशिएंट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं पूना में नया आया और मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहा हूँ, मान लो मैं लक्ष्मी रोड में जा रहा हूँ, और मैंने पूछा किसी से, ये लक्ष्मी का तिलक रोड में जा रहा हूँ। अब किसी को पता नहीं है भाई तिलक रोड, क्योंकि आप तो अलग अलग जगह से ये सेशन देख रहे हो ना। मैं तिलक रोड से जा रहा हूँ, मैंने किसी से पूछा, मैं नया हूँ, मैंने पूछा भैया सदाशिव पेड़ जाना है, कैसे जाएंगे हम?
जो पहला बंदा अंकल जी मिले ना, अंकल जी को पूछा मैंने, अंकल जी बताओ ना कैसे जाएंगे, तो अंकल जी ने बोला कि भाई एक काम करो, ऐसे सीधे जाने का, लेफ्ट पकड़ने का, फिर स्ट्रेट जाने का और सेकंड राइट लेने का, आ जाएगा। मेरे को समझ में आ गया, मैं चल पड़ा। फिर मैंने क्या किया, अच्छा आप भी क्या करोगे, आप जैसे ही लेफ्ट पकड़ोगे ना, तो भी आपको पता है कि वो अंकल जी ने लेफ्ट बोला, लेकिन फिर भी हम उस एक दूसरे बंदे से ओपिनियन लेते हैं कि भैया वो हमें वहां जाना है सदाशिव भेंट, तो क्या बोलेंगे ये लेफ्ट पकड़ लो ना, और वहां से जाके आगे एक टर्न आएगा, वहां से सेकंड राइट लेना। जो अंकल जी ने बोला था कंसिस्टेंसी, आपको आंसर मिला, हम जा रहे हैं, फिर एक जैसे ही अगला टर्न आएगा और सेकंड राइट लेना, तो एक आखिरी बार किसी और से पूछ लेंगे कि भैया यही गली है क्या, वो बोलेगा हाँ यही गली है। तो अगर 3 लोगों ने कंसिस्टेंसी से यही जवाब दिया, तो सिर्फ 3 लोगों से ही हमने पूछा और हम पहुंच गए। लेकिन अगर पहले एक अंकल जी ने हमें जवाब दिया कि आप एक काम करो, यहां से जाओ और वहां जाने के बाद लेफ्ट पकड़ लेना और आगे जाके सेकंड राइट ले लेना, ये अंकल जी ने हमें दिया था, हमने उस टर्न पे जाके पूछा, तो उस बंदे ने हमें बोला अरे यार ये तो तुम गलत आ गए। उत्तरी जैसे वो हमें बोलेगा गलत आ गए, भाई साहब हम उधर ही खड़े होकर 4 लोगों से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे कि मैं गलत आया कि सही आया। जैसे ही इनकंसिस्टेंसी आती है तो कहीं ना कहीं वो घबराहट, एक डाउट क्रिएट होता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो अपन वहां रुक जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, थर्ड पार्टी से पूछेंगे, फोर्थ पार्टी से पूछेंगे, और अब हम हर एक भी गली या कोई दुकान जो लैंडमार्क होगा ना, हर जगह जाकर पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी आई है जवाब में, और वहां पर जब कंसिस्टेंसी आना चालू हो जाएगी तो धीरे धीरे सफिशिएंट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये था देसी एग्जांपल, बट आई गेस कि जब बातें अपने में आती है ना खुद पे, तो चीजें समझ में जल्दी आती है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा ये भी। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट सफिशिएंट क्या होता है। अब सफिशिएंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कि कितना सफिशिएंट, लाइक वो होते हैं ना फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं। मैं लिख देता हूं, लिख लो, आप भी लिख लो। सफिशिएंट के ऊपर एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, डिस्कस द फैक्टर्स लिख लो, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट as to sufficiency of audit evidence। 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ बच्चों, बताओ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि ये सफिशिएंट है कि नहीं। इंस्टीट्यूट ने 3 फैक्टर्स बता रखे हैं पहले तो। अब अच्छा, इसका जब अपन जवाब देंगे तो जवाब के अंदर 1 नंबर आपको डिफाइन करने का होगा, सफिशिएंट को समझाने का होगा, जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी से, और क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ये एग्जाम्पल को अगर आपने लिखा दिया ना, मैं कह रहा हूँ पागल हो जाएगा, किसी किताब में नहीं मिल रहा आपको ये। लेकिन हम तो फिर हम हैं। चलो, अब इसमें 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं जी। पहला पॉइंट इन्होंने दिया एक मटीरियलिटी, दूसरा पॉइंट दिया इन्होंने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तीसरा पॉइंट दिया है इन्होंने साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन। सर आज कितने बजे छोड़ दोगे, कहीं जाना है? अच्छा, छोड़ देते बेटा, आज छोड़ देंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे हैं ना। सफिशिएंट का ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से डिस्कस कर लो। आप मेरे को थम्स अप दे दो, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा। आज कल के सेशन में आगे बढ़ जाएंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है बेटा, बट ये तो कर लो, आखिरी है ये। लिख लो, लिखना है तो। देखो मटीरियलिटी, अभी पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। मटीरियल का मतलब समझते हो क्या है? मटीरियल का मतलब कितना महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर डालने लायक है अगर तो बोलते हैं मटीरियल है, अगर असर डालने लायक नहीं है इसका मतलब मटीरियल नहीं है।
और अगर वो वित्तीय विवरणों पर असर नहीं डाल सकता, प्रभाव नहीं डाल सकता, अगर गलती हो जाती है तो कोई प्रभाव ही नहीं डाल सकता, तो यार इसको लात मार के किनारे करे कि भैया तू हो जा किनारे, अभी ये हट जा भाऊ, 5-6 ने ना चढ़ते जी भर के रहे। यहाँ पे मना कर देंगे जी भाई साहब आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मटेरियल नहीं हो तो अच्छा मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई आइटम है जो मटेरियल ही नहीं है, तो एक बात बताओ उसके बारे में बात करके करेंगे क्या ज्यादा? तो मटेरियल नहीं है तो लेस एविडेंसेस जो है सफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मटेरियल है जिसमें अगर मिस स्टेटमेंट होता है तो बहुत भारी प्रभाव अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, जाहिर सी बात है उसके लिए कागज ज्यादा इकट्ठे करें। चारों तरह की प्रोसीजर, 5 तरह की प्रोसीजर, जितनी प्रोसीजर हो सकते लगा के मटीरियली इंपैक्ट डालने वाली चीजों पर जो है सफिशिएंट का लेवल, सफिशिएंसी का लेवल थोड़ा हायर जाके होता है, जबकि नॉन मटेरियल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो उन पर सफिशिएंसी का लेवल लो साइड होता है, सिर्फ एक आध कागज लेकर देख लेता है। दैट्स इट अबाउट मटेरियलिटी। सेकंड बात आती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। हम गए ऑर्गेनाइजेशन में, हमने क्या जांच किया? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जांच की, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जांच करने से हमें क्या पता चला कि भैया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यहां पर अच्छे नहीं है या मौजूद नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं है या मौजूद नहीं है तो उस सूरत में हमें क्या समझ में आया? ओ हो यहां तो रिस्क है, यहां रिस्क होने की पूरी पूरी संभावना है। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ नहीं, कागज ज्यादा इकट्ठे करो। ऑन द अदर हैंड हमने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखा और नेचर ऑफ बिजनेस देखा, भाई साहब कोई रिस्क ही नहीं हो सकती, इतना जबरदस्त इनका सिस्टम है। अच्छा, हमको सिखा रही है? हाँ, आपको सिखा रहे भैया कि सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, गड़बड़ होने की संभावना कम है। जब उसने कंट्रोल्स प्रॉपर तरीके से समझ लिए ना ऑडिटर ने, फिर उसको समझ में आता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पर कम है। रिस्क कम है तो फालतू में काय को कागज इकट्ठे करने का, सफिशिएंसी लोअर साइड पे हो जाएगी। तो देखो मटीरियलिटी के केस में क्या, अगर मटेरियल है तो हायर साइड पे, मटेरियल नहीं है तो लोअर साइड पे। लिखवाऊं? चल लिखवाता हूं भी, ऐसे सीन तो बना देते हैं। अगर मटेरियल है या मटेरियल नहीं है तो हायर साइड पे होगा सफिशिएंसी लेवल एंड वाइस वर्सा। ये खाली मैंने कीवर्ड्स लिख दिए कि हायर साइड पे होगा। अगर लैंग्वेज लिखना, यार वैसे लैंग्वेज लिखने की बात करें तो लैंग्वेज तो नोट्स में भी देके रखी है। हाँ तो ठीक है, चलो ROMM, रोम रोम। बन के विलेन छोरी लूट लेगी प्राण, शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम, मेरी ले ले रोम रोम। सुना है हमने हरियाणवी गाना है, दिस इज ले ले रोम रोम रोम, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यस, देखो जरा, अगर रिस्क ज्यादा है या फिर रिस्क कम है। अगर रिस्क ज्यादा है तो हायर, यानी कि सेम होगा। रिस्क कम है तो वाइस वर्सा। अब बात आती है नेचर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब नेचर और साइज की बात करें तो भाई पॉपुलेशन दो तरह की होती है जी। एक होती है कि सिमिलर नेचर, यानी कि एक तो पॉपुलेशन है लार्ज है प्लस होमोजीनियस है, यानी कि सिमिलर ट्रांजैक्शन है प्लस कंट्रोल्स अच्छे हैं मान लो। तो अपन, अच्छा यहाँ पर होमोजीनियस ट्रांजैक्शन हैं, एक जैसे है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो अपन क्या करेंगे कंपैरेटिवली लेस पे अपन रेडी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजीनियस लार्ज अभी नहीं रखते क्योंकि लार्ज और स्मॉल के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस है पॉपुलेशन तो जाहिर सी, आप प्रैक्टिकली सोचो, हमारे पास 1000 वाउचर है, सारे के सारे एक जैसे हैं तो यार 2-5% चेक कर लेंगे। लेकिन हमारे पास 1000 वाउचर से और 25 तरह की वैरायटी है, तो भाई 25 तरह की चीजों को जांचने के लिए उन्हें सेग्रीगेट किया जाएगा और वहां से फिर सब जगह से कागज उठा के, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में कंपैरेटिवली हायर साइड पे
आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली हायर साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सफिशिएंसी का लेवल होगा, हायर साइड पे आपका सफिशिएंसी का लेवल होगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है इतना? अब इसमें क्या था, साइज एंड नेचर। नेचर ऑफ पॉपुलेशन तो अपन ने क्या पकड़ लिया, नेचर ऑफ पॉपुलेशन अपन ने पकड़ लिया जी, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस है। साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, अगर स्मॉलर साइज है, प्रैक्टिकली सोचो 10,000 वाउचर है कि 25 वाउचर है, जाहिर सी बात है यार, कब कहां पे ज्यादा सफिशिएंसी लेवल होगा आपको बताने की जरूरत नहीं। स्मॉलर साइज है तो कम में काम चल जाएगा, और लार्ज साइज है तो ज्यादा आपको एविडेंसेस कलेक्ट करना है। चलो, अब बात आती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो यहां पे बोला है कि इनहेरेंट रिस्क आपको समझ के चलना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में रिस्क जो है, रिस्क जो है ऑडिटर की असर्शन लेवल पर, एट असर्शन लेवल इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। अब ये दोनों समझ लो। देखो नाम कैसे दिए, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कैसे नए नए नाम है, और आप इनका अर्थ जानेंगे, आप बोलोगे क्या पुच्छू है ये। देखो ध्यान से सुनना। रिस्क ऑफ, रिस्क एट असर्शन लेवल, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो असर्शन लेवल पे रिस्क देखेगा कि यार क्या क्या रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मान लो है, लेकिन अगर नहीं होता या फिर नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है या नहीं होता, तो ऑर्गेनाइजेशन किस रिस्क पर काम कर रही थी, यानी कि आप ये बिजनेस का ज्ञान ले रहे हो कि बिजनेस कितना रिस्की है। इनहेरेंट रिस्क समझ रहे हो कि अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जैसी चीज यहां पे नहीं होती तो बिजनेस कितने रिस्क पे था। और कंट्रोल रिस्क भाई साहब, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने के बावजूद भी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करने के बावजूद भी कुछ रिस्क रह जाती है, उसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं, जो कंट्रोल में नहीं है हमारे। देखो ऑर्गेनाइजेशन, देखो ध्यान से सुनना, कंट्रोल रिस्क का मतलब है रिस्क कंट्रोल में आ गई ऐसा नहीं है, इंटरनल कंट्रोल से संबंधित जो रिस्क है, यानी कि कंट्रोल होने के बावजूद भी अगर कोई रिस्क रह जाती है तो उसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। जैसे मैं इधर एक 3 शब्द लिख रहा हूं कि भैया जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अगर प्रिवेंट कर ले रहा है लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और डिटेक्ट भी कर देता है तो ठीक नहीं कर पा रहा है ऑन टाइमली बेसिस। यानी कि पीडीसी नहीं हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारे पास मौजूद है लेकिन वो मिस स्टेटमेंट्स को या फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल कमजोर है इस एरिया में। प्रिवेंट कर देता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। प्रिवेंट मतलब बाहर से अब गड़बड़ होने से रोक लेगा, लेकिन अंदर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि यार जो जो गड़बड़ियां हो गई हैं या जो इंटरनली गड़बड़ हो जाती है, आउटसाइड को प्रिवेंट कर दे रहा है। करेक्शन करेक्शन जो करेक्शन किया जाता है सर, लेकिन करेक्शन करते करते इतना समय कर देता है ना सिस्टम कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आके निकल जाता है और इन्फॉर्मेशन अपन को फाइनेंशियल एंड में चाहिए, तो टाइमली बेसिस पर करेक्शन ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के रिस्क को अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क। तो रिस्क, अब देखो जब अपन बात करेंगे ना रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, हम बात करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे भाई साहब रिस्क एक एंड और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है भाई साहब। उससे बोला कि ऐसा रिस्क जो ऑडिटर का, भाई मटेरियल
जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी होने की संभावना कितनी ज्यादा है। तो उसके लिए कैसे जांच करेंगे यार? जांच करने के लिए ना आपको असर्शन लेवल पर समझनी पड़ेगी। दो कंपोनेंट्स होते हैं रिस्क के, आरओएमएम के, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के। क्या कंपोनेंट्स होते हैं सर? एक होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है सर इसका कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट क्या होता है सर? अगर मान लो कंट्रोल जैसी कोई चीज ही नहीं है तो कितना रिस्क होगा? अच्छा। और कंट्रोल रिस्क सर, कंट्रोल होने के बावजूद भी अगर वो कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है, टाइमली करेक्ट नहीं कर पाता है, सर किस बात का कंट्रोल यार? सर ऐसे कंट्रोल पे थू है, खा थू है। क्लीन क्लीन। चलो, तो इसको क्या बोल देते हैं जी? दिस इज व्हाट आपका क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं सफिशिएंसी में। एक बार देख लो और कुछ रह गया है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, करो थोड़ा इंतजार। नहीं 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 नहीं, मैं हूं बेकरार। चलो ओके, चलो जी। तो हम आज का सेशन यहाँ पर रोक रहे हैं। हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पर हैं, जिसमें हमने सफिशिएंसी के ऊपर हमने ठीक से बात कर लिया है। एंड आई जस्ट वांट कि आप जितना मैंने आपको डिस्कशन किया है उतना आप लिख लीजिए, और उसके बाद मैं करता हूँ पिक्चर को खत्म। ये लिख चुके हैं क्या आप लिख लो, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। चलिए मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप इसको लिख चुके हैं। ठीक है, चलो तो क्या ले लें फिर? ब्रेक ले लें क्या? ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रेक। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। सिर्फ एक थोड़ा आधा पौन घंटा साथ में ऐड करेंगे, वट एवर इट इज, देखते हैं। चलो इसको बड़ा कर देता हूँ। बाय 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 बाय।